हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस, जहां पढ़ाई की डेप्थ को कवर करा जाता है इन एन इंटरैक्टिव पॉडकास्ट स्टाइल। और आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। द गांधीयन एरा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स में जंप करने से पहले उनके पास साउथ अफ्रीका में 20 साल का एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। उनका वहां का काम एक तरह से उनके इंडिया के एक्शंस का ब्लूप्रिंट था। बिल्कुल। वहाँ उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सत्याग्रह का अस्त्र डेवलप किया था। उन्होंने अपने इस वेपन को 3 अलग-अलग लैबोरेटरीज में टेस्ट किया। सही टर्म इस्तेमाल किया, लैबोरेटरीज, क्योंकि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा तीनों अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स थीं। पहला एक्सपेरिमेंट था 1917 में बिहार के चंपारण में। वहाँ का मुद्दा था तिनकठिया सिस्टम। हमने इस सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि किसानों को अपनी जमीन के 320 हिस्से पर नील यानी इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। चंपारण में किसानों की जीत के बाद उनकी अगली लैबोरेटरी बनी अहमदाबाद। हाँ, वहाँ मुद्दा प्लेग बोनस का था। प्लेग खत्म होने के बाद मिल ओनर्स ने बोनस बंद कर दिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि वर्कर्स का गुजारा मुश्किल था। इसलिए वो 50% वेज इंक्रीज मांग रहे थे, जबकि ओनर्स सिर्फ 20% देने को तैयार थे। यहाँ गांधी जी ने एक नए हथियार का इस्तेमाल किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, भूख हड़ताल, अ फास्ट अनटू डेथ। इस मॉरल प्रेशर के आगे उन्हें झुकना पड़ा और आखिर में 35% वेज इंक्रीज पर समझौता हुआ। इसके ठीक बाद तीसरा टेस्ट केस आया खेड़ा में, गुजरात में ही। यहाँ प्रॉब्लम एक नेचुरल डिजास्टर की थी। फसल खराब हो गई थी। अच्छा। कानून के हिसाब से अगर फसल प्रोडक्शन नॉर्मल से 25% से कम हो तो किसानों का रेंट माफ हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स रेंट मांगने पर अड़े हुए थे। तो यहाँ गांधी जी ने लोगों को नो टैक्स कैंपेन के लिए तैयार किया। उन्होंने किसानों से कहा कि वो रेंट ना दें, चाहे सरकार उनकी जमीन ही क्यों ना जब्त कर ले। इसने किसानों के अंदर से ब्रिटिश राज का डर निकाल दिया और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। गांधी जी ने अपनी टेक्निक्स को टेस्ट कर लिया था। अब वक्त था इन्हें नेशनल लेवल पे अप्लाई करने का। इंडियंस ने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स का भरपूर साथ दिया था, इस उम्मीद में कि वॉर के बाद उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा। लेकिन मिला क्या? रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। उसे ब्लैक एक्ट कहा जाता था। हाँ, और उसका ऑफिशियल नाम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इसके प्रोविजंस आजाद देश के हिसाब से तो छोड़िए, उस समय के हिसाब से भी काफी एक्सट्रीम थे। बिल्कुल। ये सरकार को किसी को भी सिर्फ शक के बिना पर बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर देता था और बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। इसका स्लोगन ही बन गया था, नो वकील, नो अपील, नो दलील। इसी एक्ट के प्रोटेस्ट में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक पीसफुल प्रोटेस्ट मीटिंग रखी गई थी। वहां बहुत से लोग तो ऐसे थे जो आसपास के गांवों से बैसाखी का मेला देखने आए थे और उन्हें शहर में लगे मार्शल लॉ का पता ही नहीं था। बिल्कुल। और वहां जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के बाग से निकलने के एकमात्र रास्ते को ब्लॉक करके निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी। तो ये फायरिंग तब तक चलती रही जब तक उनके सिपाहियों की गोलियां खत्म नहीं हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गए, लेकिन असली नंबर 1000 से भी ज्यादा था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया। इस नेशनल गुस्से की आग में घी का काम किया एक इंटरनेशनल इशू, खिलाफत मूवमेंट। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। खिलाफत मूवमेंट का आजादी की लड़ाई से सीधा कोई लेना देना नहीं था। ये तो टर्की के सुल्तान, जो मुसलमानों के कैलिफ यानी रिलीजियस हेड माने जाते थे, उनकी पावर्स बचाने के लिए था। गांधी जी ने समझा कि खिलाफत का मुद्दा इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक इमोशनल और अस्तित्व का सवाल था। उन्होंने इसमें एक मौका देखा। मतलब उन्होंने खिलाफत इशू को नेशनल स्टेज दिया और बदले में मुसलमानों की एक बड़ी मोटिवेटेड आबादी को सीधा नेशनल मूवमेंट में शामिल कर लिया। एग्जैक्टली। उन्होंने जलियांवाला बाग के गुस्से और खिलाफत की आह को एक साथ मिलाकर एक ऐसी ताकत बना दी जिसका सामना करना ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किल था। और इसी फाउंडेशन पर शुरू हुआ देश का पहला मास मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920। हाँ, और इसका प्रोग्राम सिंपल था। सरकारी टाइटल्स लौटाओ, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स का बॉयकॉट करो और सबसे जरूरी फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करके स्वदेशी अपनाओ। और इसका असर जबरदस्त हुआ। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी।
हजारों स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ऐसा लगने लगा था कि एक साल में आजादी मिल जाएगी। लेकिन फिर फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव में एक घटना हुई। वहां शराब की दुकान के सामने प्रोटेस्ट कर रही भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 3 प्रोटेस्टर्स मारे गए। और फिर गुस्से में आकर भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। इस हिंसा की खबर सुनते ही गांधी जी ने अचानक पूरा मूवमेंट वापस ले लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अचानक रुक जाने से आजादी की लड़ाई में एक अजीब सा ठहराव आ गया। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। नहीं, 1928 में ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन इंडिया भेजा। इसका काम था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सजेस्ट करना। बेसिकली ये डिसाइड करना था कि इंडियंस को कितनी पॉलिटिकल पावर देनी चाहिए। लेकिन इसमें एक अजीब बात थी। कमीशन के 7 मेंबर्स ब्रिटिश थे, एक भी इंडियन नहीं। मतलब हमारे फ्यूचर का फैसला आप करोगे, हमसे बिना पूछे? ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। इसने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट कर दिया। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारों से इसका विरोध हुआ। और लाहौर में इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। उन पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। उनके सर पर गहरी चोटें आईं और कुछ हफ्तों बाद उनकी डेथ हो गई। इसने पूरे देश, खासकर नौजवानों के गुस्से को और भड़का दिया। और इस गुस्से का असर कांग्रेस पर भी दिखा। 1929 के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में कांग्रेस ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग को छोड़कर पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल घोषित किया। ये एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट था। अब तक कांग्रेस ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही सेल्फ रूल मांग रही थी, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था। हाँ, लेकिन पूर्ण स्वराज एक कंप्लीट ब्रेक का ऐलान था। ये कहना था कि हमें आपकी टेबल पर सीट नहीं चाहिए, हम अपना खुद का घर बनाएंगे। नमक, एक ऐसी चीज जिसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। ब्रिटिश सरकार ने इस बेसिक जरूरत पर टैक्स लगा रखा था और उसके प्रोडक्शन पर उनकी मोनोपोली थी। तो उन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक अल्टीमेटम दिया जिसमें 11 मांगे थी, जिसमें सॉल्ट टैक्स हटाना सबसे इंपॉर्टेंट था। जब उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपनी ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू की, अपने 78 चुने हुए वॉलंटियर्स के साथ। वो साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक 240 माइल्स पैदल चले। वो रोज लगभग 10-12 माइल चलते थे। लेकिन ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये एक मैसेज था पूरे देश के लिए। अच्छा। रास्ते में आने वाले हजारों गांव के लोग उनसे जुड़ते गए। 24 दिन बाद 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से एक मुट्ठी नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन इसका सिंबॉलिक मैसेज बहुत बड़ा था। और इसके साथ ही पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। हर जगह लोगों ने नमक कानून तोड़ा। फॉरेन कपड़ों का बॉयकॉट हुआ, लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया और जंगल कानून तोड़े गए। और महिलाएं जो अब तक घरों में रहती थीं, बड़ी संख्या में पहली बार सड़कों पर उतर आईं। बिल्कुल, इस मूवमेंट ने आजादी की लड़ाई का सोशल बेस बहुत ज्यादा ब्रॉडन कर दिया। भले ही नॉन कोऑपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स ने देश को फौरन आजादी नहीं दिलाई, लेकिन उनके इम्पैक्ट को कम नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल नहीं। उन्होंने आजादी की लड़ाई का कैरेक्टर ही बदल दिया। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इन मूवमेंट से पहले आजादी की लड़ाई ज्यादातर कुछ पढ़े लिखे एलीट लोगों तक ही सीमित थी। गांधी जी ने इसे वहां से निकालकर देश के हर कोने, हर गांव, हर किसान और मजदूर तक पहुंचा दिया। ये एक जन आंदोलन बन गया। और इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट शायद साइकोलॉजिकल था। लोगों के अंदर से ब्रिटिश राज का डर खत्म हो गया। सही बात है। जेल जाना अब शर्म की नहीं, गर्व की बात बन गई थी। जब डर खत्म हो जाता है तो कोई भी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। बिल्कुल सही। इन मूवमेंट्स ने ब्रिटिशर्स को भी ये एहसास दिला दिया कि अब वो इंडिया पर पहले की तरह शासन नहीं कर सकते। उन्हें समझौता करने और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। हाँ, इन्हीं मूवमेंट्स ने आगे आने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और आखिरकार क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जमीन तैयार की। उन्होंने एक ऐसी नेशनल कॉन्शियसनेस पैदा की जिसे अब इग्नोर करना नामुमकिन था। बिल्कुल। तो इन शॉर्ट, महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई को एक नया चेहरा, एक नई ताकत और एक नया अस्त्र दिया, सत्याग्रह। उनका तरीका था आम आदमी को आम चीजों के जरिए एक अनोखी लड़ाई के लिए तैयार करना। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि चौरी चौरा जैसी एक घटना के बाद जब मूवमेंट अपने चरम पर था, गांधी जी ने उसे वापस ले लिया। हाँ,
उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे आज़ादी 10 साल पीछे चली गई, लेकिन उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज़ादी की लड़ाई हमेशा के लिए हिंसा के रास्ते पर चली जाती। क्या ये डिसीजन उस वक्त सही था? ये इतिहास के उन बड़े सवालों में से है जिनका कोई एक सही जवाब नहीं है। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरैक्टिव लर्निंग सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।